राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर हम बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें हम अरस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक आग्रह करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेरा डॉक्टर रितेश जैन, नीचे जो लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब करने का, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान में क्रांतियों पर हम अरस्तु के क्या विचार हैं। क्रांति, रिवोल्यूशन, परिवर्तन, तो अरस्तु क्रांतियों किस रूप में देखता है और उसकी किस रूप में व्याख्या करता है। तो क्रांतियों पर अरस्तु के विचार क्या हैं, क्रांति को अरस्तु किस रूप में देख रहा है, आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए अरस्तु के इस चिंतन के ऊपर अपने समय का बहुत प्रभाव पड़ा। अपने समय का यूनानी सभ्यता में शासन में बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी कि शासन में बड़ी अस्थिरता हुआ करती थी, अनस्टेबिलिटी हुआ करती थी, शासन में परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ करते थे। तो इस अस्थिरता को उसने अपने ध्यान में रखा। और देखिए अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन है वो कितना यथार्थवादी है कि उसने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन करने से पहले अपने आसपास के 158 देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का उसने अध्ययन किया और उसने बाकायदा ये देखा कि किस शासन प्रणाली के अंतर्गत या किस विशिष्ट प्रकार के संविधान के अंतर्गत परिवर्तन क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसमें कौन से कारण होते हैं, उनके कौन से साधन अपनाए जाते हैं। इन सब बातों के बारे में अपने इस क्रांति संबंधित दर्शन में उसे हम उसकी पुस्तक में पॉलिटिक्स में, जो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें हम देख सकते हैं। तो देखिए अरस्तु संविधान क्रांति को किस रूप में देखता है, क्रांति की क्या परिभाषा करता है। तो शासन में एक सामान्य अथवा छोटा मोटा परिवर्तन जो है, आधारभूत परिवर्तन जो है, उस आधारभूत परिवर्तन को भी अरस्तु किस रूप में देख रहा है, क्रांति के रूप में देख रहा है। अरस्तु ने कहा भी है कि संविधान में परिवर्तन ही क्या है, क्रांति है। रेवोल्यूशन इज ए चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चेंज किस प्रकार का चेंज हो सकता है, संविधान में परिवर्तन किस प्रकार का। तो मैंने आपको अभी बताया कि सामान्य परिवर्तन, आधारभूत परिवर्तन, जैसे शासन की एक प्रणाली को हटा करके दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली स्वीकार कर ली जाए, जैसे राजतंत्र के स्थान पर हम लोकतंत्र की स्थापना कर दें, अथवा संविधान हम देखें कि शासक वर्ग में अगर परिवर्तन हो जाए, अगर कल इस पार्टी का शासन है और इसके स्थान पर दूसरी पार्टी का, दूसरे लोगों का, दूसरे वर्ग का या समुदाय का शासन स्थापित हो जाए, तो अरस्तु इसको भी क्या कह रहा है, शासन कह रहा है, क्रांति कह रहा है। इसको भी अरस्तु क्रांति मान के चलता है। इसके अलावा हम देखें कि शासन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, कि हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है पर उस लोकतंत्र को उदार लोकतंत्र में बदल दिया जाए, तो अरस्तु उसको भी क्रांति कहता है। तो अरस्तु के अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन है, चाहे वो गुणात्मक परिवर्तन है या शासन की प्रणाली में परिवर्तन है या शासन को संचालित करने वाले लोगों में परिवर्तन है, शासन की विशेषताओं में परिवर्तन है, तो अरस्तु उसे किस रूप में देखता है, उसे क्रांति के रूप में देखता है। तो अरस्तु क्रांति को एक परिवर्तन के रूप में देख रहा है। शासन में ये परिवर्तन क्यों होते हैं, अरस्तु ने इस बात को, इस समस्या को सुलझाने के लिए उसके कारण ढूंढे कि व्हाट आर द रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन गवर्नमेंट या इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने पाया कि शासन में परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह यह होती है कि लोगों में यह आकांक्षा होती है, यह प्रवृत्ति पाई जाती है, लोग ये चाहते हैं कि राज्य में अथवा समाज में क्या स्थापित होनी चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए। अर्थात लोग असमानता को स्वीकार नहीं करते, भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ हम देखें कि अब समानता, किस प्रकार की समानता की हम बात कर रहे हैं, अरस्तु का समानता से तात्पर्य क्या है। जबकि सामान्य हम देखें कि जब राज्य में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो बहुसंख्यक लोग निर्धन होते हैं, या हम देखें अशिक्षित होते हैं, और कम संख्या में लोग जो होते हैं वो धनाढ्य होते हैं, तो असमानता में पाई जाती है। तो निर्धन लोग की आकांक्षा ये रहती है कि सबकी संपत्ति, सबके पद या सबके जो संसाधन है वो एक जैसे होने चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। तो अरस्तु भी जो है वो आनुपातिक समानता की बात करता है। अरस्तु की जब हम न्याय के बारे में बात कर रहे थे तो आपको बताया गया आनुपातिक समानता, अर्थात जिस अनुपात में
जिस व्यक्ति द्वारा राज्य की जो सेवा की जाए, जो कार्य किया जाए, जो उसकी योग्यता है, उसी अनुपात में उसे पद दिए जाएं, पुरस्कार दिए जाएं, संपत्ति दी जाए। तो आनुपातिक समानता की बात अरस्तु करता है। परंतु हम देखें कि अगर राज्य द्वारा व्यक्ति व्यक्ति के बीच अतार्किक आधार पर, गलत आधार पर है भेदभाव किया जाए, चाहे वो पदों के वितरण में, चाहे हम देखें शासन में भागीदारी करने पर, या संपत्ति में, या पदों पर, तो असमानता की जब प्रवृत्ति होती है तो वह असमानता। और दूसरा कारण है अन्याय। दूसरा कारण क्या है? अन्याय। तो ये जो दो बड़े कारण हैं, यह दो बड़े कारण लोगों को प्रेरित करते हैं किसके लिए? शासन में परिवर्तन करने के लिए, अर्थात क्रांति करने के लिए। और देखिए तत्कालीन अरस्तु के समय में, तत्कालीन समय में, उस समय में कि लोग अगर एक शासन को हटा करके दूसरे दल के शासन की स्थापना कर रहे हैं तो उसे भी क्रांति कहा जा रहा है। परंतु आधुनिक वर्तमान समय में हम देखें क्रांति का मतलब क्या होता है। आधुनिक समय में हमारा क्रांति से तात्पर्य है कि हम जो प्रचलित सरकार है, प्रचलित संविधान है, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें, अर्थात राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दें, राज्य के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दें, उसके मूल्यों को अस्वीकार कर दें, उस सरकार को, उस शासन को, इस संविधान को अस्वीकार कर दें, तो उसे हम आधुनिक। और इसके लिए बाकायदा रक्तपात की, जैसे हम फ्रांस की क्रांति देखें या अमेरिका की क्रांति देखें या भारत में 1857 की क्रांति देखें, तो आधुनिक समय में जो क्रांति का संदर्भ है, अर्थ है, वह तत्कालीन जो अरस्तु का द्वारा जो अर्थ स्वीकार किया गया, इससे पूरी तरह से क्या है? भिन्न है। तो अरस्तु ने क्रांति का जो बेसिक कारण बताया वह यह बताया कि जब लोग किसकी आकांक्षा करें? समानता की आकांक्षा करें। जब लोगों को समाज में क्या दिखाई दे? अन्याय दिखाई दे, इनजस्टिस दिखाई दे, तो लोग संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो क्रांति का एक सामान्य कारण ये हो गया समानता की स्थापना, और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए लोगों द्वारा क्रांति का साधन चुना जाता है। क्रांतियों के प्रकार, व्हाट आर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हम देखें क्रांतियों के प्रकार में, हम देखें कि क्रांतियों के कारण में एक तो संपूर्ण क्रांति की जाए, टोटल रिवॉल्यूशन, सब कुछ बदल दिया जाए, और एक आंशिक क्रांति की जाए कि छोटा मोटा परिवर्तन कर दिया जाए। इसके अलावा हम देखें कि रक्तपात से क्रांति की जाए, कि खूनी संघर्ष के माध्यम से शासन सत्ता में परिवर्तन किया जाए, या रक्तहीन क्रांति कि सामान्य समझौते के माध्यम से अगर हम संविधान में परिवर्तन कर लें तो इसे रक्तहीन क्रांति कहेंगे। इसके अलावा हम देखें कि व्यक्तिगत क्रांति की व्यक्ति विशेष द्वारा अपने हितों की प्राप्ति के लिए क्रांति की जाए, या हम देखें कि एक सामान्य समुदाय द्वारा अपने हितों की प्राप्ति के लिए क्रांति की जाए तो वह समुदाय की क्रांति कहलाएगी। हम देखें कि वर्ग विशेष के विरुद्ध, कि अगर किसी राज्य में धनिक तंत्र का या कुलीन तंत्र का शासन है तो उसको, अगर उसके द्वारा अन्याय किया जाए तो उसको हटाने के लिए जो क्रांति की जाएगी वह वर्ग विशेष के लिए क्रांति होगी। हम देखें कि एक क्रांति जनोत्तेजक क्रांति, जनोत्तेजक क्रांति की कोई ऐसा नेतृत्व पैदा हो, कोई ऐसा नेता पैदा हो जो उत्तेजनात्मक भाषण देकर के जनता को उत्तेजित करता है, और वह जनता को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह संविधान में परिवर्तन कर दे, शासन को बदल के रख दे। तो उस प्रकार की क्रांति को जनोत्तेजक क्रांति भी, डेमोक्रेटिक क्रांति भी कहा जाता है। तो ये क्रांति के डिफरेंट प्रकार हैं। क्रांतियों के कारण, व्हाट आर द रीजंस, what are the reasons that are responsible for a revolution in a government, in a form of government, in a constitution। तो अरस्तु द्वारा जो क्रांति के जो कारण बताए गए हैं, उन कारणों में दो प्रकार के, उन्हें हम वर्गीकृत दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य कारण, जनरल कॉजेज, और दूसरा है कि विशिष्ट संविधान जो है, विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियां जो हैं, उनमें परिवर्तन क्यों होता है। तो सामान्य कारणों में हम देखें कि अगर शासन द्वारा अन्याय किया जाए, शासन द्वारा असमानता की जाए, या हम देखें कि लोगों को बराबर लाभ में हिस्सेदारी नहीं मिले, या शासन द्वारा धूर्त साधनों का प्रयोग किया जाए, लोगों में भय पैदा करके अपने शासन का संचालन किया जाए, या परस्पर घृणा के माध्यम से शासन कार्य करे, और राज्य के किसी जब वृद्धि होती है तो राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच में जो विकास है या वृद्धि है, लाभ के बंटवारे जो हैं वह आनुपातिक रूप से बढ़ने चाहिए। परंतु जब असंतुलित रूप से इन विकास का, वृद्धि का या लाभों का वितरण किया जाता है तो लोग भी इस संविधान में, इस शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए कार्य करते हैं, या किसी राज्य में विदेशी जातियों को, विदेशी लोगों को, विदेशी नागरिकों को आने जाने की खुली छूट प्रदान कर दी जाए तो वो शासन में अस्थिरता भी पैदा करते हैं। इसके अलावा हम देखें कि अत्यधिक गरीबी, अत्यधिक निर्धनता
अगर किसी राज्य में है तो वह निर्धनता भी उस संविधान में परिवर्तन करने के लिए कार्य करती है। तो दीज आर द जनरल रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन। इसके अतिरिक्त अरस्तु जो है वह विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में संविधान में परिवर्तन के कौन से कारण पाए जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी सूक्ष्म तरीके से बात करता है। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए वो कारण बताता है। वह कहता है निरंकुश तंत्र में क्रांति क्यों होती है। व्हाट आर द रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन इन फॉर मोनार्की सिस्टम। तो देखिए, जब निरंकुश तंत्र में कोई राजा द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या लोगों का अपमान किया जाए या हम देखें कि अनुत्तरदायी तरीके से व्यवहार किया जाए, तो लोग उस निरंकुश तंत्र के विरुद्ध क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। कुलीन तंत्र, देखिए कुलीन तंत्र में समाज के कुछ वर्ग विशेष के लोगों को शासन में भागीदारी करने का मौका मिलता है, अर्थात जन सामान्य को भागीदारी प्रदान नहीं की जाती। तो जब कुलीन वर्ग के लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करें, जन सामान्य के हितों को उपेक्षा करें या उन्हें शासन में भागीदारी प्रदान नहीं करें, तो कुलीन तंत्र के विरुद्ध क्रांति। धनिक तंत्र की धनिक वर्ग जो है वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन का संचालन करता है, तो निर्धन वर्ग के द्वारा क्या कर दी जाएगी, क्रांति कर दी जाएगी। संयंत्र लोकतंत्र के विरुद्ध क्रांति। संवैधानिक लोकतंत्र की अगर संविधान से लोगों का विश्वास उठ जाए, कानून में लोगों को विश्वास उठ जाए, असमानता या निर्धनता ये प्रकार की समस्याएं समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमें यहाँ संयंत्र लोकतंत्र में क्रांति देखने को मिलती है। लोकतंत्र में क्रांति क्यों होती है? देखिए, लोकतंत्र में जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, अशिक्षित या निर्धन होता है, तो कई जनोत्तेजक नेता पैदा जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा और इनके लिए जो जिम्मेदार सरकार है ये है, इस सरकार को हमें हटाना है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में जहां भीड़ तंत्र की हम बात करते हैं, तो जनता द्वारा अपने सामान्य हितों की सिद्धि के लिए तत्कालीन सरकार को बदल दिया जाता है। राजतंत्र में भी क्रांति संभव है। राजतंत्र में जो राजा होता है वह गुण और नीति के आधार पर अपना कार्य करता है, परंतु कई बार किसी राजा में अपने पदों का या अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होने पर या अपने स्वार्थ या किसी का अपमान करने पर उस राजा को भी अपने पद से हटा दिया। तो इन विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में जो क्रांतियों के कारण है, उन क्रांतियों को भी ढूंढा। और कैसे ढूंढा? उसने अपने आसपास के 158 देशों के संविधानों का क्या किया, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया, यथार्थवादी तरीके से अध्ययन किया। तभी तो उसने एक एक सरकार के क्रांति के जो कारण है उनको स्पष्ट किया। तो अरस्तु का क्रांति संबंधी जो अध्ययन है बड़ा ही क्या है, बड़ा ही विश्लेषणात्मक है, बड़ा यथार्थवादी है और आज भी हमारा ये बड़ा मार्गदर्शन करता है क्रांतियों के प्रतिकार, क्रांतियों को रुका कैसे जाए, क्रांतियों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। तो अरस्तु ने कुछ उपाय बताए हैं। व्हाट आर द मेजरमेंट्स दैट टू बी अडॉप्टेड बाय ए गवर्नमेंट फॉर स्टॉप द रेवोल्यूशन इन स्टेट, कि राज्य में क्रांति को रोकने के लिए कौन से साधन काम में लेने चाहिए। तो एक तो उसने बताया कि शासन और जो शासित लोग हैं अर्थात सरकार और जनता के बीच जो संबंध है वो संबंध बड़े सद्भावनापूर्ण होने चाहिए, अर्थात शासकों में घमंड या अभिमान की प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। उन्हें अपने आप को जनता के प्रति या जनहित में कार्य करने वाला समझना चाहिए। राज्य में शक्ति का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर जो है, वह है डिवीजन ऑफ पावर बड़े संतुलित तरीके से, कि शक्ति जो है उस राज्य के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न व्यक्तियों के बीच, योग्य व्यक्तियों के बीच इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि असंतुलन पैदा ना हो, इम्बैलेंस पैदा ना हो। तो क्रांति को रोकने के लिए शक्ति का विभाजन संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। राज्य में धन और सम्मान का वितरण, धन और सम्मान का वितरण करते समय राज्य इस बात को ध्यान में रखे कि योग्यता जो है या राज्य की सेवा जो है, जो तार्किक आधार जो स्वीकार किए जाए, उन्हीं आधारों पर पद, पुरस्कार, धन, सम्मान आदि का वितरण जनता के बीच में करना चाहिए, जिससे जनता में असंतोष पैदा ना हो, अन्याय या असमानता का भाव पैदा ना हो और क्रांति की संभावना खत्म हो जाए। कानून की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। अरस्तु इस बात के ऊपर बड़ा बल देता है कि रूल ऑफ लॉ के साथ साथ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ऑल्सो, कि कानून का संचालन, शासन का संचालन कानून के अनुसार किया जाए और व्यक्ति की इच्छाओं या शासकों की इच्छाओं को महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कानून के अनुसार शासन संचालित होना चाहिए। लोगों को शिक्षित किया जाए कि वह राज्य के मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों को पालन करें। तो ये शिक्षा भी जो क्रांति को रोकने में एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य द्वारा अपने आय व्यय
के जो साधन हैं उनका विद्वतापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। इसके अलावा हम देखें कि क्रांतियों को रोकने के लिए जो विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, इन शासन प्रणालियों में जैसे हम देखें निरंकुश तंत्र, तो निरंकुश तंत्र में राजा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया जाए। कुलीन तंत्र में जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उन कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अपने कार्य किए जाए। धनिक वर्ग सामान्य हित में भी अपना कार्य करते समय क्रांतियों को रोक सकते हैं। तो एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में भी क्रांतियों को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसकी भी बात अरस्तु अपने इस क्रांतियों के संदर्भ में करता है। आज हम देखें कि तत्कालीन संदर्भ, वर्तमान संदर्भ में अरस्तु के ये क्रांति संबंधी विचार जो है या इसकी परिभाषा जो है वह हम इसे एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु साथ ही एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि अगर हमें क्रांतियों का अध्ययन करना है, उसके कारणों का अध्ययन करना है, उसे रोकने के कारणों पर अगर हमें अध्ययन करना है, तो हमें आधारभूत रूप में सबसे पहले किसको पढ़ना होगा? अरस्तु को पढ़ना होगा। अरस्तु के बाद क्रांतियों के ऊपर जो भी अध्ययन किया गया उन सबका मार्गदर्शन किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा। अर्थात क्रांतियों के ऊपर जो सिद्धांत बनाए गए उन सभी सिद्धांतों का बेसिक जो है, उसका आधार जो है वो किस पे टिका हुआ है? अरस्तु के चिंतन पर टिका हुआ है। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के जो कारण बताए हैं या क्रांतियों के जो कारण बताए हैं और क्रांति को रोकने के जो उपाय बताए हैं वो आज भी समसामयिक हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी अगर हम किसी राज्य में असमानता अथवा अन्याय देखते हैं तो राज्यों नागरिकों द्वारा अपनी सरकार के विरुद्ध, अपने संविधान के विरुद्ध क्या कर दी जाती है? क्रांति कर दी जाती है। हम देखें, चाहे लीबिया की बात करें, चाहे इराक की बात करें या दूसरे देशों में बात करें, तो ये क्रांतियां जो हैं उसका एक वैज्ञानिक तरीके से, यथार्थवादी तरीके से जो अध्ययन किया गया, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए भी अध्ययन किया गया। तो इसी अरस्तु की इस बड़ी महान देन के कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। धन्यवाद।